गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, प्लांट वाटर रिलेशंस। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट है वो है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे नेचर में एक ख़ासियत को जानना होगा। हमारी जो नेचर है उसकी एक विशेषता होती है कि उसमें जितने भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। इसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। बात याद रखें आप कि हमारी प्रकृति में जितने भी सब्सटेंस है उनके मॉलिक्यूल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाते हैं, जिसको डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि किसी कमरे में एक जगह पर मान लो कोई परफ्यूम की बोतल टूट गई, तो परफ्यूम की बोतल अगर एक जगह पे टूटती है तो वहाँ पे आपको खुशबू बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न के कारण, कि जिस तरफ परफ्यूम की बोतल टूटी थी वहाँ पे खुशबू बहुत ज़्यादा थी, कमरे में खुशबू थी ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल गई। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन, खुशबू बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे थी नहीं, लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसी को डिफ्यूज़न कहते हैं, जो आपको इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन हमारे सामने क्या आती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज़ का मूवमेंट होता है तो उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। ये डिफ्यूज़न क्यों होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो मोशन में आते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। डिफ्यूज़न आपको हर स्टेट में मिलेगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या आयन हो। हर स्टेज में आपको डिफ्यूज़न मिलेगा, लेकिन हर स्टेज में डिफ्यूज़न की जो रेट होगी वो आपको अलग अलग मिलेगी। इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको परफ्यूम का बता दिया। हमको साइंस यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखना है तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया यानी कि NH3, इसकी जो खुशबू है बहुत तेज़ होती है। तो उसको अगर उसकी बोतल को कमरे में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न के कारण। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लें डिफ्यूज़न का, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो आपको ब्लू कलर का मिलता है, लेकिन आप जैसे ही किसी पानी से भरे बीकर में उस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डालते हो तो पूरा पानी ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न के कारण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, जिसको डिफ्यूज़न कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, कि डिफ्यूज़न को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि अगर किसी रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूज़न की रेट भी बढ़ेगी। क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर डिफ्यूज़न रेट ऑल्सो इंक्रीज़। सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है डेंसिटी। डेंसिटी डिफ्यूज़न के पार्टिकल्स को कैसे इफ़ेक्ट करती है वो देखते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। अपोजिट है, कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर डेंसिटी कम होगी तो डिफ्यूज़न की रेट आपको ज़्यादा मिलेगी, और डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो डिफ्यूज़न की रेट आपको कम मिलेगी। तीसरा जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो है डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर कैसे डिफ्यूज़न को कंट्रोल करता है वो देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा हायर डिफ्यूज़न प्रेशर से लोअर डिफ्यूज़न प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगी।
कि जहाँ पे प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, और जहाँ पे प्रेशर हमको कम मिलेगा वहाँ पे डिफ्यूज़न भी हमको कम दिखाई देगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन प्लांट, कि ये प्लांट में कहाँ होता है। हमने अभी तक तो नेचर के बारे में पढ़ा था, लेकिन प्लांट में हम ये बॉटनी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमको प्लांट से रिलेटेड डिफ्यूज़न देखना पड़ेगा। तो प्लांट में जो लीफ होती है उसके अंदर गैसों का एक्सचेंज डिफ्यूज़न के कारण ही होता है। ऑक्सीजन एंड CO2 ये जो इन्वायरमेंट में आते हैं और वापस एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट से, वो डिफ्यूज़न के कारण होता है। दूसरा, आप देखते हो कि जो लीफ हैं या उनके जो स्टेम हैं वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में भी इन्वायरमेंट में निकलती है, वो भी डिफ्यूज़न के कारण होता है। और इनकी जड़ों में देखें, प्लांट की जो रूट्स होती है वहाँ पे वो पानी को और मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। क्यों? वो भी डिफ्यूज़न के कारण होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लांट जो है उनमें डिफ्यूज़न से 3 चीज़ें होती है। एक तो गैसों का एक्सचेंज, एक होता है वाटर वेपर रिलीज़, और थर्ड होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है? हमको पता है कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है वो सेल्स से मिलके बनी है, और सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, किन्हीं किन्हीं सब्सटेंस को अपने अंदर से आने जाने देती है। तो सेल मेम्ब्रेन की यही खासियत, जिसके ज़रिए कोई सब्सटेंस उसके आर पार जा सके, उसको उसकी परमिएबिलिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए मटेरियल इन ए सेल डिपेंड ऑन परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कारण ही परमिएबिलिटी होती है। जबकि जो हमने नेचर में डिफ्यूज़न देखा था उसमें सेल मेम्ब्रेन कहीं नहीं थी। प्लांट की बात करें तो वहाँ पे डिफ्यूज़न होगा तो वो परमिएबिलिटी के कारण ही होगा। अब कौन सी चीज़ प्लांट में परमिएबल है, कौन इम्परमिएबल है, कौन सेमी परमिएबल है, इससे रिलेटेड आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या है। कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वह सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को अपने अंदर से आने जाने देती है। तो सेल वॉल जो है, प्लांट की सेल वॉल, वो एक टाइप की परमिएबल लेयर है। याद रखना, प्लांट की सेल वॉल परमिएबल है। क्यों? क्योंकि वह सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से जाने देती है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ प्लांट के ऊपर आपको मोम की या वैक्स की एक लेयर दिखाई देती है छोटी सी, जिसको कहते हैं क्यूटिकल लेयर। ये जो वैक्स की लेयर होती है वह कभी भी अपने अंदर से सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी भी पार्टिकल को आने जाने नहीं देती। तो वो एक टाइप की इम्परमिएबल लेयर के तौर पे जानी जाती है। याद रखना, क्यूटिकल लेयर जो प्लांट की होती है वो इम्परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि वह सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल को अपने अंदर से नहीं जाने देती। अभी हमने 2 वर्ड्स को पढ़ा था कि सेल वॉल परमिएबल है सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के लिए, क्यूटिकल लेयर इम्परमिएबल है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल्स की, उनकी यह खासियत होती है कि वह सॉल्वेंट के लिए तो मोर परमिएबल, ज़्यादा परमिएबल होती है, लेकिन किसी भी सॉल्यूट को ला दिया जाए तो उसके लिए लेस परमिएबिलिटी दिखाती है। तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखना, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कब आता है कि अगर कोई चीज़ किसी एक के लिए ज़्यादा परमिएबल और सेकंड के लिए लेस परमिएबल हो तो उसको कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन। याद रखना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। और आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कभी भी कंफ्यूज मत होना। सॉल्वेंट तो हमेशा प्योर वाटर ही होता है, और सॉल्यूट अगर पानी के अंदर आप कुछ भी मिला दो, चाहे एक चुटकी नमक भी मिला दो, तो वो नमक जो है डिज़ोल्व इन वाटर वो कहलाता है सॉल्यूट, और बाद में जो मिलता है वो सॉल्यूशन मिलता है। तो अभी आपको ये वर्ड याद रखने, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगर दोनों के लिए
परमिएबल है, दोनों को आर पार जाने देती है, तो परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी? प्लांट की सेल वॉल। दोनों को नहीं जाने देती आपस में, तो क्यूटिकल लेयर, इम्परमिएबल कंडीशन। और किसी एक के लिए ज़्यादा, एक को जाने देती है ज़्यादा और दूसरे को कम जाने देती है, तो सेलेक्टिव परमिएबल सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स। लेकिन सम कंडीशन में, एक कुछ और कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि सॉल्वेंट के लिए तो परमिएबल होती है और कंप्लीटली इनपरमिएबल टू सॉल्यूट, के सॉल्यूट डालेंगे तो उसके लिए कंप्लीटली आने जाने ही नहीं देगी, इन कंप्लीटली इम्परमिएबल कंडीशन बन जाएगी। तो उस कंडीशन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब एक चीज़ को तो आने जाने दे लेकिन दूसरी वाली को आने जाने ही नहीं दे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन ही होती है और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन ही होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्मोसिस जब वर्ड आए तो आपको केवल सॉल्वेंट याद रखना है कि अगर ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाएं, यानी कि डिफ्यूज़ हो, किसके ज़रिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। वापस एक मिनट, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होते हैं लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में आपको याद रखना है क्या? कि डिफ्यूजन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। याद रखना, सॉल्वेंट एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का नाम आते ही आपको याद रखना, सेल के अंदर की तरफ कोई मूवमेंट हो गई है, कि अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म से कम हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन याद रखना, हाइपो जब वर्ड आता है इसका मतलब होता है कम। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल की साइटोप्लाज्म से कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? पानी जो है सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ जाने लगेगा। द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू साइटोप्लाज्म, ये कंडीशन कहलाएगी एंडोऑस्मोसिस। मतलब कि बाहर कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ गए तो एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस हुई। एक्सोऑस्मोसिस इसका उल्टा, कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सेल के साइटोप्लाज्म से, तो उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रख दिया जाए तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है सेल में से बाहर निकलने लगेंगे, तो उस कंडीशन को कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना, सेल के अंदर से बाहर निकलना। कब निकलेंगे? जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएंगे। बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों की डेफिनेशन के भी बन सकते हैं और हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन के भी बन सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूज़न क्या है। आपको वापस एक बार याद रखना है, ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूज़न ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ तक होता है? लेस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। जबकि हमने डिफ्यूज़न पढ़ा था वो इसका उल्टा था, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता था। अब आता है ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस कहाँ पे है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस के प्लांट के अंदर जो सेल्स होती है वो सेल्स फुली हुई होती है, टर्जिड कंडीशन में होती है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, क्यों? ऑस्मोसिस के कारण। द डेवलपमेंट ऑफ यंग सेल डिपेंड अपॉन ऑस्मोसिस। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस।
एंड ऑस्मोसिस मेक द प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग, के प्लांट जो है उनको फ्रीजिंग होने से बचाने का काम भी ऑस्मोसिस करता है, क्योंकि वह लगातार किसी चीज़ को आने जाने देता है, ऑस्मोसिस होता रहता है उसमें, तो सेल फ्रीज नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थिसल फनल एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, के ऑस्मोसिस से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। क्या है वो, तो देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कांच के बना हुआ ट्यूब और नीचे से थोड़ा फूला हुआ एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे थिसल फनल कहते हैं, इसको अंदर से शुगर सॉल्यूशन से भर देते हैं। शुगर का जो सॉल्यूशन है उसको अंदर से भर देते हैं और इसके जो फनल के नीचे वाला जो खुला हुआ हिस्सा है, इस खुले हुए हिस्से को पर्चमेंट पेपर से टाइट बांध लिया जाता है। वापस एक मिनट सुनना, कांच का बना हुआ एक फनल है, उस फनल में शुगर का सॉल्यूशन हम भर देते हैं और भरने के बाद ये फनल जो खुला हुआ होता है नीचे से, वहाँ पे पर्चमेंट पेपर को टाइट बांध दिया जाता है। ये जो पर्चमेंट पेपर है, यह पर्चमेंट पेपर एक टाइप की सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। और जब ये जो हमने बनाया थिसल फनल और पर्चमेंट पेपर, इसको पानी से भरे हुए बीकर में रखते हैं, तो पानी से भरे हुए बीकर में रखते ही ऑस्मोसिस होना शुरू होता है। ऑस्मोसिस कहाँ होगा, हमको पता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। हमने इस फनल के अंदर शुगर का सॉल्यूशन भरा था, वो गाढ़ा था मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और बाहर पानी भरा है, पानी पतला है यानी कि कंसंट्रेशन कम है, तो क्या है, पानी बाहर से अंदर की तरफ जाने लगेगा और ये जो पर्चमेंट पेपर है यह सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा, और पानी जैसे ही अंदर जाने लगेगा, अंदर जो है इस सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो निशान लगा था जहाँ पे था, वो निशान इंक्रीज़ हो जाएगा कि अंदर जो शुगर का सॉल्यूशन है वो लेवल बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। वापस इसको एक बार देख लें, कुछ नहीं, कांच का बना हुआ एक फनल है जिसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन भरा, नीचे का खुला हुआ हिस्सा पर्चमेंट पेपर से बांध दिया, और बांधने के बाद हमने इसको एक बीकर में रखा और बीकर में पानी भर दिया। पानी में कंसंट्रेशन कम थी, शुगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेल मेम्ब्रेन का काम करता है, पर्चमेंट पेपर के ज़रिए गया, तो पानी का जो ये अंदर सॉल्यूशन का जो लेवल था वो राइज हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसको कहते हैं थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। अगला जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है वो है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होगा कि अगर किसी भी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दे, देखिए वर्ड आया हाइपर मतलब जिसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से ज़्यादा हो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर कभी भी आता है आपको ज़्यादा लिखना है, और हाइपो वर्ड आता है तो कम। अगर किसी प्लांट की सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल में से जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली बाहर निकलने लगता है और वो प्लांट की सेल सिकुड़ जाती है। उसका जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म है वो एक बीच में या कॉर्नर में जमा हो जाता है। सिकुड़ी हुई कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस एंड सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड। वापस एक मिनट मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको। प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि अगर किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल में से कंटिन्यूसली पानी बाहर निकलने लगेगा, और किसी में से पानी या कोई चीज़ बाहर निकलती है तो वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ी हुई कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन, और ये प्रोसेस कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। इसका अपोजिट नेक्स्ट टॉपिक डी प्लाज्मोलाइसिस। कुछ नहीं, यहाँ पे हाइपरटोनिक की जगह हाइपोटोनिक कर देना, कम्स आउट की जगह कम्स इन कर देना, तो ये सिकुड़ गई थी वो क्या फूल जाती है, तो उसको डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या है देखते हैं कि व्हेन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल पुट इन प्योर वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि अगर सिकुड़ी हुई सेल को यानी कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल को प्योर वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर
सेल के अंदर जाना शुरू कर देता है, किसके ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जो है सेल सिकुड़ी हुई थी वो फूल जाती है और सेल वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन और प्रोसेस कहलाती है डीप्लाज्मोलाइसिस। याद रखना, सिकुड़ी हुई सेल को वापस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, पानी अंदर की तरफ जाने लगा, सिकुड़ी हुई कंडीशन को वापस फूला हुआ बना दिया। वो कंडीशन डीप्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन कहलाई और ये प्रोसेस कहलाई डीप्लाज्मोलाइसिस। इसका एक एग्जाम्पल आपके दे रखा है कि रोहियो डिस्कलर जो प्लांट होता है, उस प्लांट की जो एपिडर्मिस है वो एपिडर्मिस की निचली परत वॉयलेट कलर की होती है और उस वॉयलेट कलर की जो एपिडर्मिस, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, उससे हम प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस को समझेंगे कि रोहियो डिस्कलर की जो लीफ है उस लीफ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और एक टुकड़े को हम पानी में प्योर वाटर में रखते हैं और दूसरे टुकड़े को शुगर के सॉल्यूशन में रखते हैं। वाटर पीस इज़ फुली टर्जिड, पानी वाला जो पीस है वो अंदर जाने के कारण उसको फुला देता है, लेकिन शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो पीस है वो उसको सिकोड़ देता है और आप देखते हो कि उस सेल यानी कि उस लीफ के टुकड़े में आपको जो नीचे की तरफ वॉयलेट कलर था वो वॉयलेट कलर केवल एक किनारे की तरफ आपको दिखाई देता है और पूरी लीफ आपको कलरलेस कंडीशन में दिखाई देती। तो ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस हुई। किसके कारण? ये एक एग्जाम्पल है जो आपके आरबीएससी की बुक्स में दे रखा है। आपको यही एग्जाम्पल अगर प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस का एक क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको पुट करना है। आप लोग इन सभी वीडियो को YouTube पे कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, YouTube पे जाइए और YouTube पे आप चैप्टर का नाम लिख के या कोई टॉपिक का नाम लिख के पीछे कुलदीप गर्ग लिख दीजिए, जिससे ये मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाते ही आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि जैसे आपको 12th का चाहिए तो 12th आरबीएससी को सेलेक्ट कीजिए या 10th का चाहिए तो 10th क्लास को सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप कभी भी उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।